ठीक तभी बांसुरी में हलचल होने लगी। राज, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? मैं खाली बैठा बैठा बोर हो रहा था तो मैं मेडिटेट करने लगा था। अब मुझे ये नहीं पता है कि वो लोग मुझे कहाँ ले आए हैं। क्या तुम अभी भी मुझे ढूंढ सकते हो? अब मैं मूर्ति से बाहर निकलने की फिराक में हूँ। बांसुरी में से वसीम की आवाज आई। हेलो सीनियर वसीम, मैं आपके बगल में ही हूँ, राज ने अनमने ढंग से कहा। यह सुनकर वसीम को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। सीनियर, अब आप बाहर आ सकते हो। बस मुझे इतना बता दीजिए कि जब आप फट कर बाहर आएंगे तो क्या मुझे किसी चीज की ओट में चले जाना चाहिए? राज ने कहा। हाँ, करीब 10 मीटर दूर जाकर खड़े हो जाना। इसके अलावा विस्फोट की शक्ति को मैं काबू कर लूंगा, वसीम ने विश्वास भरकर कहा। 10 मीटर पीछे हटने के लिए राज करीब 20 कदम पीछे चला गया। 10 मीटर चलने के बाद जैसे ही उसने मुड़कर देखा तो टफी करीब 100 मीटर दूर खड़े होकर पूंछ हिला रहा था। ये देखकर पहले राज ने वसीम के भरोसे भरे वादे के बारे में सोचा और फिर दोबारा टफी की तरफ देखा। इसके बाद बिना एक पल को झिझके राज भी टफी के पास 100 मीटर की दूरी पर चला गया। तुम्हारे पास दिमाग तो है, टफी ने हंसकर कहा। मैंने सोचा कि तुम्हारा इतनी दूर तक आने का कोई तो कारण होगा। हालांकि वसीम बहुत कॉन्फिडेंट थे और वो काफी एक्सपर्ट भी हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो वो विस्फोट को काबू कर लेंगे, है ना? फिर तुम 100 मीटर दूर आकर खड़े क्यों हुए? राज ने कहा। क्या मैंने ऐसा कहा है कि वो विस्फोट को काबू नहीं कर पाएंगे? मैं दूसरी चीज से बचने की कोशिश कर रहा हूं ताकि वसीम हमें दफना न दे, टफी ने हंसकर कहा। जब तक राज और टफी बात कर रहे थे उतने में वसीम एक जोरदार विस्फोट के साथ फट गया। ये बहुत ही भयानक विस्फोट था जिससे बड़ी सी चट्टान भी उड़ाई जा सकती थी। पूरी जमीन कांप रही थी, लेकिन वसीम का नियंत्रण बहुत ताकतवर था। इसके अलावा मूर्ति की बाहरी परत टूटकर 10 मीटर के दायरे में ही गिर गई थी। बाहरी परत टूटने के बाद वसीम का असली शरीर दिखना शुरू हो गया था। वसीम किसी स्वर्ग से उतरे इंसान की तरह लग रहा था। लंबे काले बाल पीछे झूल रहे थे, आंखों में सितारों जैसी चमक थी, सफेद कपड़े जिन पर कुछ लिखा हुआ था। धीरे धीरे वसीम की ताकत और बढ़ रही थी। राज ये रूप देखकर भौचक्का सा रह गया था। वसीम की ताकत अनाम मंदिर में मूर्ति के छलावे से भी बढ़कर थी। करीब 150 साल के मेडिटेशन के दौरान जहां वसीम ने न तो बाल धोए थे न कपड़े, इसके बावजूद भी बाल और कपड़े दोनों एकदम चमक रहे थे। बालों के मामले में तो ये कहा जा सकता था कि जादूगर ताकत के एक स्तर को पार करने के बाद धूल मिट्टी से खुद को बचा सकते थे, लेकिन कपड़ों के मामले में राज को लग रहा था कि शायद शरीर साफ करने का कोई मंत्र होना चाहिए, या शायद कपड़े साफ करने का मंत्र। अगर ऐसा था तो शायद ऐसी जादुई टेक्निक राज के काफी काम आ सकती थी। ऐसे में राज को कभी भी कपड़े धोने की जरूरत नहीं पड़ने वाली थी। वो बस एक मंत्र के बूते पर अपने कपड़े साफ करने में कामयाब हो सकता था। खास तौर पर से ऐसी टेक्निक सर्दियों के मौसम में काम आ सकती थी। राज को पिछली सर्दियों का समय बखूबी याद था, जब कपड़े धोने के कारण उसके हाथ अकड़ जाते थे और फिर हाथ में कई मिनटों तक कुछ भी महसूस नहीं होता था। राज अपने सीनियर वसीम को लगातार घूरे जा रहा था। उसे अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि जब वसीम ने विस्फोट को 10 मीटर में ही काबू कर लिया था तो टफी 100 मीटर दूर जाकर खड़ा क्यों हुआ था। हेलो राज, इतने में ही वसीम ने दूर से हाथ हिलाते हुए कहा। हेलो सीनियर वसीम, राज ने ठीक वैसे ही हाथ हिलाते हुए कहा। अब हमें कहाँ चलना है? करीब 150 सालों तक मेडिटेशन करने के बाद मुझे लग रहा है जैसे बाहर की दुनिया काफी ज्यादा बदल गई है। मुझे जिस चीज में लेकर गए थे वो भी और यहाँ के कपड़े भी काफी बदल गए हैं। मुझे तो लगता है कि जितना कुछ पिछले 1000 सालों में नहीं बदला, उससे ज्यादा इस छोटे से समय में बदल गया, वसीम ने कहा। वसीम की मुस्कान में एक अलग नूर था जिसे देखने से कोई भी खुद को नहीं रोक सकता था। पहले तो हम देहरादून वापस जाएंगे। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो आप शल्य के घर में रुक सकते हैं। इस दौरान मैं आपको सभी नई चीजों से रूबरू करवा दूंगा, राज ने कहा। ठीक है, अब से मैं तुम्हारी सारी बातें मानता चलूंगा, वसीम ने मुस्कुराते हुए कहा। प्यारे टफी, बहुत लंबे समय के बाद मिले हो।
वसीम ने टफी की तरफ देखकर कहा, आप भी लंबे समय के बाद मिले हो सीनियर वसीम। टफी ने जवाब दिया, क्या बाबा बैरागी ठीक है? वसीम ने पूछा। हाँ, बाबा बैरागी एकदम ठीक है। अभी वो 7वीं रैंक हासिल करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। टफी ने अजीब समूह बनाकर जवाब दिया, ये तो काफी बढ़िया है। बाबा बैरागी की तरह हुनर के साथ मेहनत करने वाले जादूगर जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं, वसीम ने कहा और राज की तरफ चलने लगा। चलते चलते वसीम की आंखों में एक अजीब हलचल होने लगी। अरे नहीं, वसीम फिर से सोच में पड़ गए, टफी ने कहा और उसकी पूंछ के बाल खड़े हो गए। राज भी शक की निगाह से देखने लगा। टफी की बात खत्म होते ही वसीम किसी नशे की चपेट में आ गए और सीधा जमीन पर गिर गए। राज ने ये काफी ध्यान से देखा था और वो पूरी तरह से श्योर था कि वसीम के जमीन पर गिरते समय जरा भी रुकावट नहीं आई थी। अगर कोई आम आदमी इस तरह से गिरे तो वो तुरंत ही उठकर अपने कपड़े झाड़ता हुआ दिखाई दे और शायद उसे कहीं चोट भी लग जाए, लेकिन ये एक ताकतवर जादूगर का गिरना था। ठीक इसी तरह का विस्फोट हुआ। इस विस्फोट की ताकत वसीम के मूर्ति से निकलते समय हुए विस्फोट से भी बड़ी थी। वसीम के चारों तरफ सिर्फ धूल ही धूल उड़ रही थी। थोड़ी देर के बाद जब राज को दिखाई दिया तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वसीम जिस जगह पर गिरा था वहां एक बड़ा सा गड्ढा हो गया था। ये इतना गहरा और बड़ा गड्ढा था जैसे कोई उल्का पिंड गिर गया हो। 150 साल का मेडिटेशन वाकई कोई खेल नहीं है। ये गड्ढा वाकई बहुत बड़ा है। अच्छा हुआ मैं पहले से ही पीछे आ गया था, वरना मैं भी इस गड्ढे में गिर जाता। लेकिन क्या वसीम की ताकत पहले से कम हो गई है या बढ़ गई है? टफी ने घबराते हुए कहा, मुझे सब कुछ सच सच बताओ टफी, क्या वसीम ऐसे जमीन पर बार बार गिरते रहते हैं? राज ने सूखे हुए गले से पूछा। अरे चिंता मत करो, वसीम जब भी कोई सवाल पूछने के लिए ज्यादा दिमाग लगाते हैं तो उनके साथ यही होता है, टफी ने दिलासा देते हुए कहा। टफी आखिर राज को पहले से ऐसा कैसे बता सकता था? उसे तो कभी कभी खुद भी नहीं पता होता था कि वसीम सोच में डूब रहा है और शायद ऐसे में कई बार टफी गलत भी हो सकता था। ये हमेशा सोचते हुए गिर जाते हैं। राज के दिमाग में ख्यालों की दौड़ लगने लगी। अगर किसी दिन राज वसीम के साथ सड़क पर घूमने निकला और उस दौरान वसीम को नई चीजों के बारे में कुछ बताने लगा, ऐसे में वसीम तो सोच में ही पड़ जाएगा और फिर होगा धमाका। जैसी वसीम की ऊंचाई थी उस हिसाब से करीब 1.82 मीटर का तो गड्ढा होना लाजमी था। फिर अगर वसीम तुरंत गिर जाए तो राज के पास भागने का कोई मौका ही नहीं था। ऐसे में राज को कितना डर लगना चाहिए? ऐसे में तो वसीम के कम राज के ज्यादा गड्ढे में गिरने के आसार थे। अब राज को वसीम की इस हालत के बारे में याद रखने की जरूरत थी और उसे हर कभी जमीन पर गिरने से रोकना था। एक बीमार सीनियर डरावना नहीं था, एक ताकतवर सीनियर भी डरावना नहीं था, एक अचानक गिर जाने वाला सीनियर भी डरावना नहीं था, लेकिन एक ताकतवर बीमार अचानक गिर जाने वाला सीनियर राज के लिए डरावना था। अरे इतने में ही वसीम गड्ढे से ऊपर चढ़ने लगा। वो अपने कपड़े कुछ इस तरह झाड़ रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसके कपड़ों में अभी भी बर्फ की जैसी चमक थी, जिससे साफ लग रहा था कि उसके कपड़ों में अपने आप साफ हो जाने की कोई तो काबिलियत थी। मैं मेडिटेशन की किसी चीज के बारे में सोचने लग गया था और मेरा दिमाग घूमने लगा था, वसीम ने अजीब ढंग से हंसते हुए कहा और जमीन ठीक करने का मंत्र पढ़ते हुए समतलीकरण बोला। वसीम के इतना कहते ही जमीन अचानक एक सी हो गई। इस तरह की काबिलियत देखकर राज तुरंत समझ गया कि वसीम ने आज पहली बार इस मंत्र का इस्तेमाल नहीं किया था। चलो ये खत्म हुआ, अब चले, गड्ढे को भरते ही वसीम ने कहा। ठीक है सीनियर, मैं और टफी आगे आगे चलते हैं और आप हमारे पीछे आइए, राज ने जवाब दिया। तभी टफी ने अपना शरीर बड़ा कर लिया और राज उसके ऊपर बैठ गया। अरे रुको, मुझे भी टफी पर बैठने दो। जब मैं मेडिटेशन में था तब मेरी उड़ने वाली तलवार चोरी हो गई। अभी मुझे उसका कोई अता पता नहीं है। जैसे जैसे राज मुझे इस दुनिया की चीजों के बारे में बताता जाएगा, मैं अपनी तलवार की खोज भी शुरू कर दूंगा, वसीम ने तभी कहा। राज को तो वसीम की बात पर भरोसा तक नहीं हुआ कि कोई इतने ताकतवर जादूगर की तलवार भी चुरा सकता था। वसीम की बात सुनकर तो टफी भी हैरान था, लेकिन फिर भी उसने अपने शरीर को थोड़ा और बड़ा कर लिया।
तुम्हें परेशान करने के लिए माफ करना टफी। जब मैं वापस आकर अपना खजाना खोलूंगा तो मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए जरूर दूंगा। वसीम ने हंसते हुए टफी के ऊपर बैठकर कहा। मुझे हजारों साल पुराना खास फल चाहिए। टफी ने अपनी तुरंत मांग रखी। कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बस इतना ही देखना है कि पिछले 150 सालों में मेरे पास कितने खास फल इकट्ठा हुए हैं। वसीम ने हामी भरते हुए कहा। टफी ने भी खुश होकर देहरादून की तरफ उड़ान भर दी। अच्छा सीनियर, आप ये बताइए कि आप उस मूर्ति में क्या कर रहे थे और आपके मेडिटेशन की जगह का क्या हुआ? रास्ते में राज ने पूछा। ये एक लंबी कहानी है। मेरे मेडिटेशन की जगह एक हादसे में तबाह हो गई थी। वसीम ने गहरी सांस लेकर कहा। आपके मेडिटेशन की जगह में तो करीब 3 सुरक्षा कवच थे, है ना? ऐसे में कौन सा हादसा उसको तबाह कर सकता है? टफी ने शक की निगाह से पूछा। ये किसी नाकामयाब जादू के बुरे असर के कारण हुआ। जब मैंने मेडिटेशन के करीब 50 साल पार किए थे, तभी नाकामयाब जादू का बुरा असर मेरी ओर बढ़ा और उसने बस चंद मिनटों में ही मेरे 3 सुरक्षा कवचों को तोड़ दिया। इस तरह मेरी मेडिटेशन की जगह तबाह हो गई। वसीम ने कंधे उचकाते हुए कहा। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि वसीम की इतनी ताकतवर रक्षा तबाह हो गई? क्या राज और वसीम के बीच एक अच्छा बॉन्ड बन पाएगा? बंद इलाके में मेडिटेशन करते हुए जादू में आगे बढ़ जाना और उससे पूरी तरह तबाह हो जाना, ये कमाल का सीन था। लेकिन जादुई दुनिया में ये पहली बार नहीं हुआ था। जादुई दुनिया इतनी ज्यादा कमाल की चीजों से भरी थी जिसके बारे में राज अभी पूरी तरह से नासमझ था। राज के लिए जो लाजवाब था, जादुई दुनिया हर उस चीज का एक जवाब था। हालांकि वसीम की कहानी थोड़ी सी हटकर थी। उसने नाकामयाब जादू का बुरा असर झेला था। इसके बावजूद भी वो जादू में आगे बढ़ गया था और उसने तुरंत बाहर ना आकर मेडिटेशन जारी रखा। जिस बुरे असर से सहस्त्रबाहु और शाही जूनियर ताउम्र लड़ते रहे, उस बुरे असर को वसीम ने मेडिटेशन के दौरान बर्दाश्त कर लिया था। ये बात अपने आप में ही साबित करती थी कि वसीम कितना महान जादूगर था और क्यों जादुई दुनिया में उसकी इतनी इज्जत थी। ज्यादातर जादूगर बंद इलाके में मेडिटेशन करना पसंद करते हैं ताकि वो जादू में आगे बढ़ सके। जैसे ही वो आगे बढ़ जाते हैं, उनका काम पूरा हो जाता है और वो मेडिटेशन से बाहर आ जाते हैं ताकि वो अपने साथियों के साथ इसका जश्न मना सकें। मेडिटेशन के जरिए लेवल बढ़ाना जादूगरों के लिए आम बात थी, लेकिन ये तभी हो सकता था जब ये काम एक बंद और गुप्त इलाके में हो। ज्यादातर जादूगर अपना लेवल बढ़ाने के लिए ही एकांत मेडिटेशन का इस्तेमाल करते थे। सिर्फ वसीम ही मेडिटेशन की खातिर मेडिटेशन कर रहा था। उसे मेडिटेशन करने में मजा आता था। वसीम जैसा जादूगर चंद घंटों के खाली समय में भी मेडिटेशन करना बेहतर समझता था, मानो उसे बाहर की दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं था। इसका मतलब अब आपकी ताकत बढ़ गई है या घट गई है? टफी ने पूछा। बढ़ गई है, वसीम ने शांत भाव से सिर हिलाकर कहा। ताकत बढ़ जाने की जैसी खुशी बाकी जादूगर मनाते थे, वैसा कुछ भी वसीम के चेहरे पर नहीं दिख रहा था। वो बस अपने मन का काम कर रहा था। ऐसे में लेवल बढ़ जाना उसके लिए एक तीर से 2 निशाने के जैसा था, लेकिन उसका फोकस अपना लेवल बढ़ाना नहीं था। तो सीनियर, आप मूर्ति कैसे बन गए और आपको मंदिर में कैसे ले गए? राज ने क्यूरियस होकर पूछा। राज के मन में कितनी ही देर से ये सवाल गूंज रहे थे। वो जब से वसीम से मिला था तभी से ये सवाल पूछना चाह रहा था, लेकिन अभी तक ऐसा सही मौका उसके हाथ नहीं लगा था। लेकिन अब जब वसीम सब कुछ करके फुर्सत पा चुका था और उन्हें बस सफर करना था, तो राज इस मौके का सही इस्तेमाल करने से चूकना नहीं चाहता था। राज वसीम के 150 साल भी ठीक से समझ नहीं पाया था। वसीम कुल 150 साल के लिए मेडिटेशन के लिए गया था। इसी दौरान नाकामयाब जादू का बुरा असर हुआ और उसका मेडिटेशन इलाका खत्म हो गया। लेकिन इस सब में ज्यादा से ज्यादा 100 साल का समय लग गया होगा। लेकिन अघोरा गांव के लोगों के हिसाब से अनाम मंदिर की मूर्ति कई 100 साल पहले लगाई गई थी। ये लंबी कहानी है। उस नाकामयाब जादू के बुरे असर ने मेरे मेडिटेशन के इलाके को तबाह कर दिया। मैंने उस बुरे असर से बचने के लिए गुप्त कलाओं का इस्तेमाल किया
उन्हीं गुप्त कलाओं के बचे अवशेषों ने मूर्ति के तौर पर एक कवच बना लिया जो मेरी रक्षा करता रहा। इसके बाद अब जब मेरी ताकत बढ़ चुकी थी तो मुझे उसका एहसास होना शुरू हो गया था। हालांकि वो जादू का बुरा असर थोड़ा कारगर भी साबित हुआ। उससे आसपास के जादूगर खिंचे चले आने लगे। चोरों के कबीले से एक जादूगर मेरे मेडिटेशन के इलाके को कुछ और ही समझ बैठा। फिर उसने उस इलाके को ढूंढा और वहां तक खोद लिया। हालांकि इतनी मेहनत के बाद उसे सिर्फ मेरी उड़ने वाली उल्का तलवार ही हासिल हुई। वसीम ने पूरी कहानी सुनाते हुए कहा। थोड़ी देर तक वसीम आगे की बातें सोचता रहा। हाँ, उस जादूगर का लेवल काफी कम था और वो आम तौर पर भी कमजोर था। उसे लगा कि मेरी तलवार बिना मालिक की है। उसने बेझिझक मेरी तलवार को उठा लिया। मुझे भी थोड़ा रोचक लगा, इसलिए मैंने उसे तलवार ले जाने दी। तो शायद मेरी तलवार अभी भी उसी के पास होनी चाहिए। थोड़े समय में मैं उसे वापस ले लूंगा। तलवार का ना होना बड़ा दिक्कत भरा होता है। करीब 100 सालों तक उस तलवार के साथ रहते रहते वो आदमी भी अब तक खुश हो गया होगा। वसीम ने आगे कहा। टफी को अभी भी भरोसा ही नहीं हो रहा था कि इतने बड़े जादूगर की तलवार कोई चोरी करके ले गया। धूमकेतु तलवार, क्या गजब का नाम है। राज ने एक उड़ती तलवार को आते देखकर कहा। राज जब से उड़ती तलवार पर बैठा था तभी से उसे तलवार महसूस करना आने लगा था। फिर आपको गांव वालों ने खोद कर बाहर निकाल लिया? टफी ने कहा। नहीं, ये काम भी उसी चोर कबीले के जादूगर ने किया। वो काफी अजीब था। पहले उसने मेरी तलवार चुराई, अगले दिन वो आया और मेरी मूर्ति हिलाने लगा। तब मुझे लगा जैसे उसे मेरी सच्चाई का पता चल गया है, लेकिन वो तो बस मेरी मूर्ति ले जाना चाहता था। वो कई दिनों तक लगातार मेहनत करता रहा। वो वहीं खड़ा रहा। वसीम ने सोचकर कहा। राज और टफी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वो दोनों समझ गए थे कि चोर भी मूर्ति की तरफ आकर्षित हो गया था। असल में ये सब वसीम का ही कमाल था। वसीम इतना महान था कि उसकी ओर देखने के बाद कोई भी उससे नजरें नहीं हटा सकता था। राज को तुरंत ही अपने दिल की धड़कनें बढ़ती हुई महसूस होने लगीं। राज पहले भी ये एहसास ले चुका था, इसलिए उसने तुरंत ही अपनी गर्दन मोड़ ली। तभी उसकी नजर टफी पर पड़ी जो लगातार वसीम को घूर रहा था। राज ने टफी के सिर को थपथपाया तो टफी ने अपनी जीभ बाहर निकाल ली। राज जानता था कि इस वक्त टफी का होश में रहना सबसे ज्यादा जरूरी है, वरना देहरादून पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। फिर करीब 3-4 दिन बाद उस चोर जादूगर के चेहरे पर डर छा गया। उसने एक गड्ढा किया और मुझे उसमें दफना दिया। तब मुझे महसूस हुआ कि दफनाए जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए मैंने अपना मेडिटेशन जारी रखा। इसके बाद की बातें मुझे ठीक से याद नहीं है। जब गांव वालों ने मुझे खोद कर निकाला और मुझे मंदिर में रखा तो मुझे पता नहीं चल पाया। इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो सब तुम लोगों को पता है। वसीम ने हंसकर कहा। खुद को मूर्ति की तरह पूजते हुए देखना वसीम के लिए काफी अजीब फीलिंग थी। राज ने गहरी सांस ली। उसे जैसी उम्मीद थी, लोगों की कहानियां भरोसा करने लायक नहीं थी। ये सब बस इसलिए हुआ क्योंकि लोगों ने बस एक दूसरे को कहानी सुनाई, जो कि समय के साथ साथ काफी मसालेदार हो गई। दूसरी तरफ नैनीताल के न्यूज चैनल खबर चला रहे थे। अघोरा गांव के अनाम मंदिर में भगदड़ मच गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उस जगह का जायजा लिया और 70 लोगों को हिरासत में ले लिया। इसके अलावा अनाम मंदिर की मूर्ति चोरी हो जाने की खबर भी सामने आई। वहां मौजूद लोगों की माने तो करीब 300 लोगों के धावा बोलने से पहले वहां कोई आया था और मूर्ति चोरी करके ले गया। पुलिस का कहना है कि इस घटना को हल्के में नहीं लिया जाएगा और चोर पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इधर टफी की रफ्तार का कोई मुकाबला न होने के कारण सभी लोग शल्य के घर उतर गए। वसीम छत पर खड़े होकर देहरादून देखता रहा। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखकर वसीम को लगा जैसे किसी ने लोहे और स्टील का बड़ा सा जंगल खड़ा कर दिया हो। 150 साल पहले ये जगह एक बड़ा सा जंगल हुआ करती थी। यहाँ काफी सुंदर झीलें भी थी। वसीम ने अपनी यादों में झांक कर कहा। उसे लग रहा था कि जितनी बार भी वो मेडिटेशन से बाहर आता था उतनी बार वो समय में पीछे रह जाता था। राज, हम इस दुनिया को समझने की शुरुआत कहाँ से करने वाले हैं? वसीम ने पूछा। मैंने इसकी तैयारी पहले से ही कर रखी है। क्या आप मेरे साथ चलेंगे? राज ने हंसते हुए कहा। इसके बाद राज वसीम को तीसरे फ्लोर पर ले गया।
जहां वो रुका हुआ था। वसीम ने काफी एक्साइटेड होकर कमरे की चीजों को देखा। वहां बड़ा सा टेलीविजन, एसी, फ्रिज, माइक्रोवेव रखा हुआ था, जो 150 साल पहले मौजूद नहीं था। ये सभी चीजें घर का पुराना मालिक छोड़कर गया था। शल्य वाकई काफी अमीर घर में रह रहा था। राज ने अपनी डिवाइस बाहर निकाली और पहाड़ी महारथियों का ग्रुप खोला। उसमें से उसने नई दुनिया के सामान को समझने और उसका इस्तेमाल करने के तरीके निकाले। जादूगरों ने आम दुनिया में रहने और उससे रूबरू होने की पूरी तैयारी करके रखी थी। वसीम को समझाने के हिसाब से राज ने इन सब फाइलों की भाषा आसान कर दी थी। सीनियर, आप सबसे पहले इन फाइलों को देखिए। इनमें आपको रोजमर्रा की चीजों के चित्र और उपयोग करने के तरीके मिलेंगे। मैं बाबा बैरागी से बात करके आपको पहाड़ी महारथियों से जोड़ने कहूंगा। राज ने कहा, जरा मुझे भी देखने दो, वसीम ने कहा और राज की तरह ही डिवाइस चलाने की कोशिश करने लगा। ये सब चीजें तो कमाल की हैं। इन सब चीजों के इस्तेमाल भी लाजवाब हैं। हमारे जमाने में चीजें ठंडी करने का इतना आसान तरीका नहीं था। ये मोबाइल भी बिल्कुल हमारे दूर तक बात करने के यंत्र जैसा है। वसीम ने आंखों में चमक भरकर कहा। वसीम को जितना जादुई चीजों में इंटरेस्ट था, अब ठीक वैसा ही नए जमाने की चीजों में भी आने लगा था। राज ने पहाड़ी महारथियों के बीच इस बात की जानकारी डाल दी थी कि उसने वसीम से संपर्क कर लिया है। जो साथी मेडिटेशन के बाद बाहर आया है, उसे नई आईडी देनी होगी। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें, निशित ने कहा। जब राज ने वसीम के साथ की फोटो ग्रुप में डाली थी, उसी के बाद ये निशित नाम का जादूगर सामने आया था। सीनियर निशित, क्या आप मौजूद हैं? राज ने पूछा। हाँ, क्या तुम्हें वसीम के लिए नई आईडी और बाकी चीजें चाहिए हैं? तुम चिंता मत करो, बाबा बैरागी ने पहले ही मुझे ये सब बनाने को कह दिया है। मैं सब कुछ तुम्हें कल भेज दूंगा, निशित ने जवाब दिया। बाबा बैरागी तो मेरी सोच से भी आगे हैं, राज ने गहरी सांस लेकर कहा। राज, सीनियर वसीम मूर्ति से बाहर आ गए हैं ना? अब वहां कैसा माहौल है? निशित ने पूछा। कैसा माहौल? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। बस मैं एक बात जान गया हूं कि मूर्ति की जगह असली सीनियर वसीम ज्यादा सुंदर हैं, राज ने जवाब दिया। राज ने जानबूझकर वसीम के गिरने वाली बात को छुपा लिया था, क्योंकि वो किसी भी हाल में अपने सीनियर की इज्जत नहीं डुबाना चाहता था। बढ़िया है, निशित ने राज के जवाब से खुश होकर कहा। राज को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसने वसीम को ध्यान से देखा। उसे अभी तक समझ में नहीं आ रहा था कि पहाड़ी महारथी वसीम से इतना घबराते क्यों हैं। पहले तो उसे लगा कि शायद ऐसा वसीम के आकर्षण के कारण हो, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था। बहुत सोचने के बाद भी ये बात राज के पल्ले नहीं पड़ रही थी। क्या राज इस बात की असलियत जान पाएगा? क्या वसीम राज को किसी नए जादू से रूबरू कराएगा?